Today we are going to study the factors on which rate of chemical reactions depend. So the factors affecting rate of reaction. The factors that influence the rate of reaction. Rate means speed of chemical reaction. कौन सा केमिकल रिएक्शन जल्दी होगा और कौन सा केमिकल रिएक्शन स्लो होगा, उस पर हम थोड़ा ध्यान देकर समझ सकते हैं. Some reactions are fast chemical reactions, whereas some chemical reactions are slow. जैसे कि आपको पता है कि रस्टिंग ऑफ आयन इज अ स्लो प्रोसेस. लोहे पे जंग लगता है तो उसको कई दिन लग जाते हैं रस्टिंग होने के लिए, है ना. तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कम टू पेज नंबर 39 ऑफ द टेक्स्ट बुक. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. नाउ टेल मी, कैन यू टेल, पूछा है नंबर 1, कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग ऑन इग्निशन. इज इट अ फास्ट केमिकल रिएक्शन और स्लो? फास्ट, है ना. कुकिंग गैस जो होती, कुकिंग गैस यानी एलपीजी, अगर उसको इग्नाइट किया जाए लाइटर से या माचिस की लकड़ी से तो बहुत देर के बाद जलती है क्या? नहीं. जैसे मैच स्टिक लगाओ या लाइटर का चिंगारी लगे, इट स्टार्ट्स बर्निंग. So it's a fast reaction. Iron particles undergo rusting. It's a slow chemical reaction. Rusting of iron, लोहे में जंग लगना, is a very slow process. Number 3, erosion of rocks takes place from soil. पहली बात, ये केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल प्रोसेस है? फिजिकल है ना. जब एक बड़ा रॉक, चट्टान पे से पानी डेली बहते रहता है तो वो चट्टान छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होकर उससे सैंड बनती है. इट्स अ फिजिकल प्रोसेस, नॉट अ केमिकल रिएक्शन, बट स्टिल इट इज अ स्लो प्रोसेस. बहुत धीरे धीरे होता है, एकदम जल्दी से रेती सैंड बालू नहीं बन जाती. अल्कोहल इज formed on mixing yeast in glucose solution under appropriate conditions. हाँ, ग्लूकोज सोल्यूशन जैसे माजा या फ्रूटी स्लाइस, ऐसा कोई, या शुगर केन जूस, गन्ने के जूस को गर्म करते हैं और गर्म करके इतना गर्म करते कि वो ब्राउन कलर का मोलासेस बन जाता है, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड ब्राउन कलर का मोलासेस. फिर उसमें डालते हैं सैकरोमाइसिस सेरेविसी नाम का यीस्ट. नाम याद मत रखो, ये नाम 9th में आया था. तो यीस्ट डालते हैं. वो क्या करता है, गन्ने के जूस में की, मोलासेस में की शुगर खाता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन करता है और बना देता है अल्कोहल, दारू. तो ये जल्दी बन जाती है, ये टाइम लगता है. आपको मालूम है क्या? टाइम लगता है. कैसे मालूम आपको? अच्छा, बुक में देखकर. यस, इट्स अ स्लो प्रोसेस. दारू बनने में टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम पेट्रोल बनने में लगता है ना. इसीलिए आजकल क्या कर रहे हैं लोग, गैसोहोल यूज कर रहे हैं. यानी नियरली 90% या 80% पेट्रोल होता है और 20%, 10 या 20% अल्कोहल मिला रहे, पेट्रोल में दारू मिला रहे और उससे गाड़ी चला रहे. क्योंकि अगर कोई पर्सन 100 रुपए का पेट्रोल भरता है तो 100 रुपए के पेट्रोल में अगर वो 20 रुपए का दारू भर ले और 80 रुपीज का पेट्रोल भर ले अपनी गाड़ी में, तो बूंद बूंद से समुद्र भरता है. 20-20 रुपए का पेट्रोल बचेगा और ज्यादा साल तक चलेगा हमारे लिए. तो इसलिए दारू को पेट्रोल में मिक्स करके मिलाया जाता है. पावर अल्कोहल, पावर पेट्रोल कहते लोग. तो ऐसा भी हो रहा है, लेकिन अलग से नहीं मिलता. रिमेम्बर, ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि 80 रुपीज का पेट्रोल गाड़ी में डाल दो और 20 का बम्पर में दे दो दारू. ऐसा अलग से नहीं मिलता है, वो उसमें मिक्स होकर देता है. नंबर 5, effervescence is formed on adding baking soda into a test tube containing dilute acid. एसिड है और उसमें बेकिंग सोडा डाले, तुरंत रिएक्शन होती है और एफरवेसेंस, झाग निकलता है. जैसे वो शैंपेन की बोतल खोलते हैं तो कैसा झाग निकलता है. यस सर, आपको कैसे मालूम? अच्छा, टीवी में देखे, टीवी में, मोबाइल फोन में देखे, तो जो झाग उड़ता है दैट इज एफरवेसेंस. इट्स अ फास्ट रिएक्शन. द नेक्स्ट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. इट्स अ फास्ट प्रोसेस. जैसे ही हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम क्लोराइड में डालते हैं, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, वैसे रिएक्शन लिखने बोला नहीं है बुक ने, तो लिखना नहीं चाहिए ना. क्या लिखते हैं? लिख लेते, जिनको लिखना है वो लिखो, जिनको नहीं लिखना है मत लिखो. तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2.
और इसमें H2SO4 मिलाया जाए सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होंगी। किसी को आता है कि केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं? Ba इज डबल पॉजिटिव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सेकेंड ग्रुप में है ये, एंड हमको मालूम है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेती है, तो ये क्या होगा? BaCl - Cl नेगेटिव आयन होगा, क्लोराइड क्लोराइड, और H2SO डबल नेगेटिव रहता है और H पॉजिटिव और पॉजिटिव रहता है, तो क्या हो जाएगा? BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस HCl 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, और बेरियम सल्फेट के यहाँ एरो दे रहे, जगह नहीं इसलिए ऐसा साइड में एरो दे रहा मैं, डाउनवर्ड एरो। व्हाट डज दैट? प्रेसिपिटेट। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा, समझते हैं ना? प्रेसिपिटेट जैसे हम चूना और पानी एक दूसरे में मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो आफ्टर सम टाइम द पाउडर सेटल्स डाउन, कैल्शियम ऑक्साइड जो चूने का पाउडर है वो नीचे बैठ जाता है और ओनली पानी पानी ऊपर रह जाता है, तो जो इनसॉल्युबल पाउडर नीचे बैठ जाता है दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। शॉर्टकट में कोई लोग उसको पीपीटी भी कहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेसिपिटेट, है ना? ऐसा बनता है। कई सारी दवाइयों में सस्पेंशन होता है, उसमें भी ऐसा ही होता है, लिखा रहता है सिरप पे, दवाई पे, शेक वेल बिफोर यूज, ताकि वो नीचे जो सेटल डाउन होगा उसको ऊपर मिला सके। तो ये रिएक्शन पूछते नहीं वैसे। अच्छा, कोई पहचान के बता सकते व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस? वेरी गुड, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो पॉजिटिव आयंस है, दो टाइप्स के, और दो टाइप्स के नेगेटिव आयंस है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। So we know that there are some chemical reactions which are slow and some chemical reactions are fast. तो जो जल्दी हो जाते हैं वो क्यों जल्दी हो जाते हैं, और जो स्लो होते हैं वो स्लो क्यों होती है? तो उसके लिए there are certain factors which affect the rate of reaction, the speed of chemical reaction, and the factor number 1 is nature of reactants. यहाँ nature का मतलब है reactivity, nature का मतलब है reactivity ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्ट होने वाले केमिकल्स कितने रिएक्टिव है उस पर भी डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्शन जल्दी जल्दी होंगी या धीरे धीरे होंगी। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, केमिकल रिएक्शंस आर नॉट गिवन, सिर्फ शब्दों में लिखा है, लेकिन हम कोड लैंग्वेज में उसको रिएक्शन बना लेते हैं। बनाना चाहिए क्या? एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करते हैं, है ना, बुक में दिया है कि टू ऑन रिएक्शन ऑफ बोथ Al एंड Cn विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं एल्यूमिनियम का और जिंक मेटल का, तो व्हाट विल हैपन? एल्यूमिनियम, अच्छा बैलेंस वैलेंस कर सकते, फिर आप कर सकते ये मैनेज। एल्यूमिनियम पे कितने पॉजिटिव साइंस रहते? 3, वेरी गुड। क्यों रहते मालूम है ना? Aluminium has atomic number 13 and its electronic configuration is 283. Outermost orbit has 3 electrons, 5 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने, 5 नहीं मिलते, 3 दे देता, 3 पॉजिटिव। और क्लोरीन क्या है? 17 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 287, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने। ये बोलता मैं 3 इलेक्ट्रॉन देके रहूंगा, ये बोलती मुझे 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर क्या करते? और क्लोरीन को बुला के लेके आते। तो एक एल्यूमिनियम को कितने क्लोरीन चाहिए? 3 क्लोरीन चाहिए, तो और 2 एल्यूमिनियम रहेगा तो अच्छा मैं ऐसा लिख सकता कि 1 एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन, इससे क्या होगा? 1 Al के साथ कितने Cl मिल जाएंगे? AlCl3 हो गया? नहीं हुआ, क्यों? अब यहाँ क्या बच रहा है? 3H। क्या 3H नाम का कोई केमिकल है? H3 नाम का कोई है? नहीं, H2 होता है हाइड्रोजन गैस। तो अब हम इसको क्या करेंगे मालूम है? इसको 6 कर देंगे और इसको 2 कर देंगे, क्योंकि 1 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, 2 एल्यूमिनियम आयंस क्या हो जाएंगे? 6 पॉजिटिव, और 6 क्लोरीन बोले तो कितने नेगेटिव हो जाएंगे? 6 नेगेटिव। कंफ्यूजन हो रहा है? समझ गए ना? हाँ, वेरी गुड। देयर विल बी 2 एल्यूमिनियम आयंस, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस हो गया, और क्लोरीन कितने माइनस है? 6 माइनस, तो 6 प्लस और 6 माइनस, तो 1 एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन मिलेंगे, दूसरे एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोराइड आयंस मिलेंगे, और 2AlCl3 बन गया। और समझाना पड़ेगा डिटेल में, ये समझ में आ गया? हाँ। अब देखो 6H क्यों करें हमने, 3 क्यों नहीं रहने दिए? क्योंकि हमको H2 गैस बनाना है। H3 कोई गैस नहीं होती, फॉर्मूला नहीं होता,
तो हम 3 टाइम्स H2 गैस कर देंगे इसको। 3 2 6 H होगा, बैलेंस भी होगा। बात समझ गए? लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर हमको अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें रिएक्शन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, हम अपने नॉलेज के लिए लिख रहे हैं। Zn प्लस HCl, तो इसको 2HCl कर देता हूं मैं पहले से, एंड इट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड ZnCl2 एंड ये H2 गैस। दोनों में क्या हुआ? एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बना, जिंक क्लोराइड सॉल्ट बना, दोनों ने हाइड्रोजन गैस रिलीज किए, लेकिन ज्यादा पावरफुली, ज्यादा विगर से, ज्यादा ताकत से कौन सी H2 गैस निकलती है? एल्यूमिनियम वाली या जिंक वाली? पहली बात ये बताओ, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है या जिंक ज्यादा रिएक्टिव है? पक्का? अब वो बोल के देखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। वेरी गुड, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज का याद रखे थे, याद है? मैंने निमोनिक्स बताया था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई टू लाइक कॉलिंग हर अ घोस्ट। तो प्लीज स्टॉप यानी पोटेशियम सोडियम, कॉलिंग लिथियम कैल्शियम, मी अ ज़ेब्रा। मी इज मैग्नीशियम, अ इज एल्यूमिनियम, ज़ेब्रा इज जिंक। तो एल्यूमिनियम ऊपर है, जिंक बाद में है, तो इसलिए एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। तो ये रिएक्शन ज्यादा विगरस पावरफुली होंगी, ये रिएक्शन थोड़ा धीरे धीरे होंगी। समझ गए? तो रिएक्टिविटी पर, नेचर पर भी डिपेंड करता है। एल्यूमिनियम का नेचर ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक का नेचर कम रिएक्टिव है, इसीलिए ये रिएक्शन कंपैरेटिवली फास्ट होंगी, फास्टर होंगी, और ये रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लोअर होंगी। जिंक वाली स्लोअर होंगी और एल्यूमिनियम वाली फास्टर होंगी। तो पहला कौन सा फैक्टर है जो बताता है हमको कि केमिकल रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी? तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्ट होने वाले कैसे हैं, तेज है, तूफान है या मरियल है, उस पर डिपेंड करता है। अब इसको शब्दों में लपेटना आपको एग्जाम में है ना, हमने कोड लैंग्वेज में लिख लिए। क्या ये रिएक्शन करके कोई फायदा हुआ हमारा? हाँ, ये रिएक्शन चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी में आने वाली है फिर से, इसलिए किसी बहाने यहीं पढ़ लिया हमने, याद रखने के भी काम में आ गया। हम इसको शब्दों में लिखेंगे, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, देयरफॉर व्हेन एल्यूमिनियम एंड जिंक बोथ आर रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड takes place faster than the reaction between zinc and dilute HCl. This shows that the speed of chemical reaction, the rate of chemical reaction depends on the nature of reactants, reactivity of the reactants. Now the second factor which decides whether a chemical reaction will be fast or slow, chemical reaction जल्दी होंगी या धीरे धीरे होंगी, ये साइज ऑफ पार्टिकल्स पर भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। सो द सेकंड फैक्टर इज साइज ऑफ पार्टिकल्स। दिस में बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। एक्सप्लेन करने बोले, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोले, एक्सप्लेन बोले तो 5 मार्क्स के लिए आएगा, पांचों का एक्सप्लेन करना है। और अगर स्टेट द फैक्टर्स on which the rate of reaction depends, only state कर देना है। It depends on reactivity, nature of the reactants, it depends on the size of particles, it depends on dash 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 temperature, और वो सब ऐसा लिख देना है। अगर स्टेट बोले तो स्टेटमेंट लिख के छोड़ देना है, और अगर एक्सप्लेन बोले तो फिर डिटेल में लिखना है। साइज ऑफ पार्टिकल्स, अब इस एक्टिविटी के लिए हमको क्या करना है? शाहबाद टाइल्स लाना है। शाहबाद टाइल्स जो है ये एक प्रकार का टाइल्स है ना, और इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, टाइल्स मार्बल। और इसका रिएक्शन हम करने जा रहे हैं, CaCO3 का पाउडर है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर है, और दूसरे वाले में टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के बिगर पीसेस, टुकड़े। इसमें एक में मार्बल का पाउडर ले लेंगे, टाइल्स का पाउडर एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़े लेंगे, टुकड़े, क्रिस्टल्स, और इसमें पाउडर है, और दोनों का रिएक्शन हम करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा दिया बुक में? डाइल्यूट दिया है, हाँ डाइल्यूट HCl।
रिएक्टेंट्स के नीचे नाम आप लिख लेना। दोनों भी रिएक्शन वैसे ही होने वाली है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, कुछ गेस कर सकते हैं? तो पूरी टेक्स्ट बुक में हर जगह हमेशा याद रखो, जब भी लेफ्ट में CO3 किसी में दिख रहा है तो राइट में CO2 अवश्य रिलीज होंगी, हमेशा, है ना। Whenever you see CO3 on the left hand side, you have to be sure that on the right hand side you will definitely get CO2। तो इस रिएक्शन में पहली बात तो CO2 निकलेंगी। अब बचता क्या है फिर? Ca। हाँ, और हम इसका वो भी कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डबल। कैसे? तो Ca is always double positive and CO3 is always double negative कार्बोनेट आए, और HCl में H is positive and Cl is negative। तो हम क्या करेंगे, अब ये डबल पॉजिटिव को Cl कितना चाहिए? 2 चाहिए नेगेटिव, तो HCl को 2 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, H प्लस Cl माइनस, ये Ca के साथ 2 Cl चले जाएंगे एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट। जो नाम आइड या 8 में खत्म होते हैं वो जनरली सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। और फिर क्या बचा, CO3 है, तो उसमें से CO2 निकल गए, एक O बचा और 2 H बचे, तो जल है तो कल है, H2O, है ना। अब मुझे ये बताओ, ये सॉल्ट है, ये वाटर है, ये सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड आइड सॉल्ट है, ये वाटर है, ये एसिड है, तो CaCO3 किसका काम करता है? बेस का काम करता है। ये समझ गए, बेसिक सॉल्ट। तो 10 CBSE में क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा कि खेत में ले जाके किसान डाल देता है, बोलते हैं पाउडर, या बेकिंग सोडा डाल देता है खेत में, ताकि जो सॉइल एसिड रेन के कारण एसिडिक हो गई, जाने दो, हम वहां का चले जाते हैं अपन। तो ये समझ में आया किसी को? अब इसमें भी क्या होगा, हियर ऑल्सो वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट H2O प्लस CO2, बट ध्यान से समझो, ये भी टेस्ट ट्यूब में हमने ये दोनों को ले लिए थे, मिला दिए, और ये टेस्ट ट्यूब में इन दोनों को मिला दिए, दोनों में से CO2 निकली। और क्या आपको याद है CO2 है या नहीं, हम कैसे चेक करते हैं? We pass the gas through freshly prepared lime water, and if the lime water turns milky, then it shows that the gas must be CO2। याद आ रहा है कुछ? है ना। जब भी CO2 गैस है या नहीं हमको चेक करना होता, हम इससे पहले एक्टिविटी कर चुके हैं, है ना। तो जैसे ही CO2 गैस, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि 1 किलो चूना खरीद दूंगा और आधा बकेट भर के पानी दूंगा, आपको मून पे भेज देंगे किसी दिन, और मून पे जाके चूना और पानी मिला लेना, तो व्हाट विल बी द कलर ऑफ दैट चूना पानी सॉल्यूशन? ट्रांसपेरेंट। और जब उसमें CO2, क्योंकि मून डज नॉट हैव CO2, देयर इज नो एटमॉस्फेयर। क्यों नहीं है एटमॉस्फेयर? वेरी गुड, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, मून की एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम है, और जब धूप मून पर आई तो मून का टेम्परेचर बढ़ा, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और वो बढ़ गई और पूरी गैसेस मून से भाग गई और मून को अकेला छोड़ दिया। लेकिन अर्थ से नहीं भाग सकती, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या उससे ज्यादा वेलोसिटी से कोई गैस मॉलिक्यूल भागेंगे तो वो अर्थ से एस्केप हो सकते, वरना नहीं। अच्छा जाने दो, वो अपन फिजिक्स में घुस गए उधर से। तो अब ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, CO2, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, बिकम्स व्हाइट ओनली इफ CO2 गोज इनटू इट। तो हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर रहेगा, इसमें ये वाली भी CO2 एक टेस्ट ट्यूब में जाएंगी और इधर की निकली हुई CO2 दूसरे टेस्ट ट्यूब में जाएंगी। तो कौन से पाउडर वाला या पीस वाला, कौन सा लाइम वाटर जल्दी से व्हाइट हो जाएगा? पाउडर वाला लाइम वाटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर जल्दी से व्हाइट हो जाएगा यहाँ से निकली हुई CO2 में, क्योंकि यहाँ से जल्दी जल्दी बहुत सारी CO2 निकलेंगी और यहाँ से थोड़ी थोड़ी CO2 निकलेंगी। हम ऐसा भी याद रखना, एग्जाम में तो ऐसा भी लिख सकते हो, बड़ा CO2 और वहाँ CO2 छोटा वाला CO2, क्योंकि ये पाउडर है तो इससे जल्दी CO2 निकलेंगी, रिएक्शन होंगी और इधर से धीरे धीरे CO2 निकलेंगी। तो ये वाले में जल्दी से व्हाइट हो जाएगा, इसमें जल्दी व्हाइट नहीं होगा। और टेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो इसमें का CaCO3 का पाउडर जल्दी खत्म होते हुए दिखेगा और इसमें का CaCO3 के पीसेस बहुत देर तक बाकी रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे रिएक्ट हो रहे है ना। ये तो आपको नहीं भी पढ़ते थे तो आता था आपको ये बचपन से। आपके घर में मेहमान है, चाय बनाना है, एक ने चाय के वो शक्कर के बड़े बड़े क्यूबिकल क्रिस्टल डाल दिए और एक दूसरे स्टूडेंट के घर में शक्कर को पीस के रखे थे पाउडर बना के,
तो जिसमें पाउडर डाले तो किसकी चाय जल्दी बन गई? समझो पाउडर वाली की जल्दी बन जाएंगी, है ना। तो जो चीज के पार्टिकल्स छोटे होते हैं उसकी रिएक्शन जल्दी होती है, और पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो रिएक्शन धीरे होती है। तो ये भी एक फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्शन जल्दी जल्दी होंगी या धीरे धीरे होंगी। किसी को समझा कुछ? ओके, वेरी गुड। द थर्ड is concentration of reactants. Concentration of reactants. जो केमिकल्स रिएक्ट हो रहे हैं वो प्योर है, कॉन्सेंट्रेटेड है, या पानी मिलाकर या कुछ मिलाकर और मिलाकर डाइल्यूट तो नहीं कर दिए उनको। तो आपको क्या लगता है, कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्टेंट्स जल्दी रिएक्ट होते होंगे या डाइल्यूट? कॉन्सेंट्रेटेड समझते हैं आपको? कॉन्सेंट्रेटेड में सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं सॉल्वेंट में, और डाइल्यूट जो होता है उसमें सॉल्वेंट बहुत सारा होता है और सॉल्यूट कम होता है। अगर आपको आपके मम्मी ने बोले बेटा थोड़ी मीठी चाय बनाओ अच्छी वाली, और आपकी दीदी को भी बोले, तो आपने क्या किए, 1 कप चाय में 10 चम्मच शक्कर डाल दिए, और आपकी दीदी ने 1 कप चाय में आधा चम्मच शक्कर डाल दिए। किसकी चाय ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगी? 10 चम्मच वाले की। तो उसमें शक्कर बहुत होगा ना, शक्कर का, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गया। चाय पत्ती का भी कॉन्सेंट्रेशन चाहे तो हो सकता है, बढ़ सकता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड यानी जिसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा डाल दी, जिसमें सॉल्यूट समझता है ये सब बचपन। हाँ, तो सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो वही रिएक्शन इस बार CaCO3 पाउडर वाला है, और फिर से CaCO3 पाउडर वाला, दोनों पाउडर है, लेकिन HCl इस बार ये दिल वाला है डाइल्यूट, और ये HCl कॉन्क वाला है कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। शॉर्टकट में हम कॉन्सेंट्रेटेड लिखते हैं। तो विच रिएक्शन विल टेक प्लेस फास्टर? कॉन्सेंट्रेटेड वाली फास्टर होंगी। अब दोनों पाउडर है इस बार, या दोनों पीसेस ले लो CaCO3 के, लेकिन एक HCl डाइल्यूटेड है, पानी मिला हुआ है, और एक दूसरा वाला जो है HCl वो कौन सा पानी मिला हुआ। एसिड में पानी डालना चाहिए या पानी में एसिड डालना चाहिए? पानी में धीरे धीरे एसिड डालना चाहिए। पानी में धीरे धीरे एसिड डालना चाहिए। एसिड में पानी डाल दिए तो एक्सोथर्मिक, हाँ, वो स्प्लैशेस उड़ते हैं, और वो उड़ गए तो हाथ वाथ जल सकता है। एसिड से आपको पता है क्या हो जाता है, छपा, है ना। किसी ने किसी के मुंह पे एसिड फेंक दिया तो तुरंत दूध डाल देना चाहिए ठंडा ठंडा, तो दूध और एसिड का रिएक्शन होता है, हमारा स्किन जलने से बच जाता है। लेकिन जहां हमारे मुंह पे एसिड कोई फेंकेंगे वहां दूध डेयरी रहना चाहिए, कम से कम वो दूध पैकेट्स मिलना चाहिए। और एसिड डालेंगे क्यों कोई? अच्छा, जो पढ़ाई नहीं करते इधर उधर घूमते रहते तो किसी की दुश्मनी हो जाती है तो वो एसिड डाल देते हैं ना। बहुत चालाक हो आप लोग, समझ जाते हो। तो ये समझ गए, पाउडर प्लस डाइल्यूट HCl तो स्लो रिएक्शन, और ये वाली फास्ट रिएक्शन। द फोर्थ फैक्टर इज टेम्परेचर। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, प्योर होता है, वो जल्दी रिएक्ट होता है, और जो मिलावट वाला होता है वो रिएक्ट होने में टाइम लगाता है। हाँ, नीचे का नहीं मिटा भी दिए तो वही फास्टर। त्याच्यानंतर बघा काय दिलेलं आहे, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। नंबर 4 इज टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दिख रहा? ओके, थोड़ा बोल्ड लिखता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन, ठळक अक्षर दिसले पाहिजे। हाँ, जिसको दिखाई नहीं देता उसको सुनाई अच्छा देता है बोलते हैं, क्योंकि एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
to temperature in most of the cases. Not always, लेकिन ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन जल्दी हो जाती है और टेम्परेचर कम रहा तो रिएक्शन धीरे धीरे होती है। अपन ने ऑक्सीडेशन के बारे में भी सुने थे कि फ्रिज में अगर कोई चीज रख दी जाए तो फ्रिज में ठंडा टेम्परेचर हो जाता है और उसके कारण ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्लो हो जाती है, तो अचार वगैरह जल्दी खराब नहीं होता, ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है। और अगर गर्म टेम्परेचर पे तो ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाता है। तो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन जल्दी होती है, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन धीरे धीरे होती है। अब इसका कोई एग्जांपल, तो CaCO3 अगेन वही आ गया फिर से, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका हमने ब्रेकअप किए थे उस दिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में और ये टूट गया था और हमको दिया था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। मैंने कहा कि जब भी इधर CO3 दिखा तो उधर समझ आना CO2 तो है पक्का। तो CaCO3 टूट के डिकम्पोज होकर थर्मल डिकम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, द टेम्परेचर एग्जैक्ट टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 1000 डिग्री सेल्सियस, बट अपनी बुक में टेम्परेचर नहीं दिया तो हम नहीं लिखेंगे। CaCO3 व्हेन हीटेड, ये ट्रायंगल का साइन क्या है, डेल्टा, हीट। CaCO3 को हीट किए तो CaO और CO2 में टूट गया, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। बट हीट करे तो हुआ, और अगर हीट ही नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, जल्दी रिएक्शन हो जाती है अगर हीट दी जाए तो, टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो। अब हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है, तो ये मैं आपको समझाऊंगा कब, साइंस 1 चैप्टर 5 में। बहुत से लोगों को लगता है हीट और टेम्परेचर एक ही चीज है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और हीट कम है, और हीट ज्यादा है और टेम्परेचर कम है, ऐसा भी हो सकता है, वो भी समझाऊंगा। 1 लीटर पानी, जाने दो ना अभी नहीं, वो बाद में समझाऊंगा, है ना। अगर हमने 1 लीटर पानी ले लिए, मेरा खुद का मन नहीं मानता, बोलने की इच्छा होती है। 1 लीटर, इसमें हमने थोड़ा सा पानी ले लिए, 1 किलो पानी, और इसमें 1 किलो मर्क्यूरी ले लिए। मर्क्यूरी समझता है? नहीं जाने तो केमिस्ट्री पढ़ते है ना, ये इसमें नहीं जाना चाहिए। अब बोल दो, अब लिख दिया तो बोल देता हूँ। मर्क्यूरी 1 किलोग्राम, वाटर 1 किलोग्राम। नहीं, लिक्विड को हम लीटर में ही गिनना जरूरी नहीं है, हम ऐसा यूनिट्स में गिनेंगे। आजकल देखो दूध पैकेट के ऊपर ग्राम में भी लिख के देते हैं वो लोग, मास, है ना। डालडा पैकेट और तेल का पैकेट आता, तेल की कैन आती, उस पर भी किलोग्राम भी लिख के देते हैं वो लोग लीटर के साथ साथ। तो सी, दोनों का हमने एक जैसे बर्नर से एक जैसी हीट सप्लाई कर रहे हैं दोनों को, है ना। और इसका टेम्परेचर मर्क्यूरी का था 14.5 डिग्री सेल्सियस। हमको कैसे मालूम, थर्मामीटर रखे थे उसमें, और इसमें भी थर्मामीटर रखे, तो वाटर का भी इनिशियल टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस था, 14.5 डिग्री सेल्सियस, दोनों का सेम टेम्परेचर है। अब हमने दोनों को एक जैसी हीट देना चालू की, दोनों को, लेकिन हमने देखा कि थोड़ी ही देर के अंदर, 1 या 2 मिनट्स के अंदर अंदर इसका टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, मर्क्यूरी का, जल्दी टेम्परेचर बढ़ गया। और पानी को देखा हमने तो 20 मिनट 15 मिनट हो गए, फिर जाके इतना देर हीट खाया पिया उसने, और फिर जाके 15 डिग्री सेल्सियस हुआ। दोनों का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ा, 1, 14.5 था, 14.5, वाटर भी और मर्क्यूरी भी, और अब दोनों कितने हो गए, ये पहले हो गया 15.5 डिग्री सेल्सियस मर्क्यूरी, जल्दी से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। और वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए ज्यादा टाइम लगा, उसने ज्यादा हीट खाया, अब्जॉर्ब किया, बहुत सारी हीट अब्जॉर्ब किया, तब जाके उसका टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस हुआ। और इसने थोड़ी सी हीट अब्जॉर्ब किया तो भी इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। बात समझ रहे हो? तो ये ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करता है, इसीलिए जब बुखार आता है तो ठंडे पानी की पट्टी सर पे रखते हैं, क्योंकि वो बहुत हीट अब्जॉर्ब कर सकता है वाटर।
हमारे दिमाग पे बुखार नहीं चढ़ने देता, नहीं तो मर जाएंगे। दिमाग पे बुखार चढ़ जाएगा, सिर चढ़ के बोलेगा बुखार। तो और मर्क्यूरी को पुराने जमाने में थर्मामीटर में इसलिए यूज करते थे कि थोड़ी सी भी, पुराने जमाने इसलिए कहते क्योंकि मर्क्यूरी बैन हो गया, अपने देश में मर्क्यूरी बैन हो गया। और पाकिस्तान का एक फेवरेट क्रीम, गोरा होने का क्रीम चल रहा है आजकल मार्केट में, गोरी क्रीम। हाँ, बहुत से लोग लगा रहे हैं और उसमें मर्क्यूरी है, इसीलिए अपने देश में, इंडिया में वो क्रीम बैन है। हालांकि उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे लोगों को, बहुत जल्दी जल्दी गोरे हो रहे लोग उससे, लेकिन उसमें मर्क्यूरी मिला है, वो हार्मफुल है, इसलिए अपने इंडिया में बैन है। नहीं, मैं नहीं लगाता। तो सी, मैं सोचता क्या करेंगे लगाते। तो सी 14.5 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 15 हो गया। तो मर्क्यूरी इसलिए रखते थे थर्मामीटर में कि थोड़ी सी हीट से वो गर्म हो जाता, टेम्परेचर बढ़ के ऊपर भाग जाता और दिखा देता बुखार कितना है टेम्परेचर। और पानी इतनी हीट अब्सॉर्ब करता, इतनी हीट अब्सॉर्ब करता, इतनी सारी हीट जमा करता, तब 1 डिग्री सेल्सियस से। अब लोगों का भी होता है, कोई एक चपाती खाता है और जल्दी से डकार आ जाती है। हम बोलते हैं अरे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया एक ही रोटी में, और कोई 10 रोटी दबा जाते हैं, अपने डकार लेते हैं। तो हम बोलते हैं इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है और मर्क्यूरी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। दोनों को, इसको हीट ज्यादा दी, इसको हीट कम दी, लेकिन दोनों का टेम्परेचर 1 ही डिग्री सेल्सियस से बढ़ा। समझ रहे हो? yes, और अगर आपने ऐसा बोल दिया कि वाटर गर्म पानी में हीट है, तो भी आप गलत हो गए, वो बाद में समझाऊंगा। अगर आपने बोले कि गर्म पानी में हीट रहती, तो गलत हो जाएगा। हीट कभी किसी चीज के अंदर जमा नहीं रहती, वो बाद में समझाऊंगा, अभी आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं बोल दो, आइस ठंडा क्यों लगता है आपको? बर्फ, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। एंड हीट की एक आदत है नेचुरल, हीट वांट्स टू फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है 37 डिग्री सेल्सियस और आइस का कम है, तो हमारी बॉडी की हीट आइस में जाती है, और जो चीज हमारे बॉडी से हीट लेती है वो हमको ठंडी लगती है। ये चेयर को देखो, इसका जो स्टील वाला पार्ट है, इस पे हाथ लगाता तो मुझे ठंडा ठंडा लग रहा है, क्यों मालूम है? इट इज मेटल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये मेरी बॉडी की हीट लेके आके भगा रहा है पाइप में से ऐसा ठंडक, तो इसलिए हीट भगा रहा है उधर, तो इसलिए ये मुझे ठंडा लग रहा है क्योंकि मेरी बॉडी की हीट ले रहा। लेकिन ये जो लेदर वाला पार्ट है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसको लगा रहा तो ठंडा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरी बॉडी की हीट ले रहा है, ये खुद ही बैड कंडक्टर है। समझे? तो आइस हमारी बॉडी की हीट लेता है, तो हमको आइस ठंडा लगता है। अब मैं क्या बोलने वाला था? हाँ, तो जब मेरे बॉडी से निकलकर आइस में जा रही थी एनर्जी, उसी समय जाते समय रास्ते में उसको हीट बोल सकते। जब मेरे बॉडी में थी हीट, गर्मावट, तो ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस है तो मेरी बॉडी में ज्यादा हीट जमा है, ऐसा नहीं बोल सकते। और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मेरी बॉडी से निकलकर हीट आइस में जाके जमा हो गई। हीट वर्ड तभी यूज करते जब वो एक चीज से निकलकर दूसरी चीज में जा रही रास्ते में है। एक गिलास पानी गर्म किया आपने, तो गर्म पानी में क्या है? तो बोलते हैं गर्म पानी में इंटरनल एनर्जी है, गर्म हो गया। सुनो, गर्म पानी में भारी चीज समझा रहा हूं मैं आपको, समझता है तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो और भी अच्छी बात है। तो सुनो, एक गिलास पानी लिया हमने, उसको बहुत सारा गर्म कर दिया, उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसमें बहुत हीट आ गई, उसमें बहुत हीट जमा हो गई करके, हम बोलेंगे उसमें बहुत सारी इंटरनल एनर्जी जमा हो गई। हीट वर्ड नहीं बोलते, इंटरनल एनर्जी जमा है गर्म पानी में। अब उस गर्म पानी में आपने हाथ डुबा दिए, तो उसमें से एनर्जी निकल के आपके हाथ में गई, आपके हाथ को झटका लगा, तो उसमें से जब गर्मावट निकल के आपके हाथ में जा रही थी, तब वो हीट जा रही थी, और आपके हाथ में अब गरम गरम आप लग रहा है, पूरा हाथ गरम हो गया आपका, तो आप ये नहीं बोलेंगे मेरे हाथ में बहुत हीट है इसलिए मेरा हाथ गरम हो गया। अब आप बोलोगे मेरे हाथ में हीट एनर्जी आई, लेकिन अब मेरे हाथ में इंटरनल एनर्जी बहुत है। सुनो, गर्मावट को मैं इंटरनल एनर्जी बोलता। गर्म पानी में गर्मावट जमा थी,
गर्मावट वर्ड समझता है? गर्म पानी में गर्मावट जमा थी तो हम बोलते हीट जमा है, ऐसा नहीं बोल सकते। गर्म पानी में इंटरनल एनर्जी बहुत थी और ठंडे हाथ में इंटरनल एनर्जी कम थी। जब गर्म पानी में ठंडा हाथ डाले तो गर्म पानी में से निकलकर हाथ में क्या आई? हीट आई और हाथ गर्म हो गया। तो हाथ गर्म क्यों हो गया? क्योंकि हाथ में अब क्या है? हाँ, हाथ में इंटरनल एनर्जी आ गई। इंटरनल एनर्जी है जमा, इसलिए हाथ गर्म हो गया। मीनिंग समझ गए? तो जब वो गर्मावट पानी में थी तो उसको बोलते पानी में इंटरनल एनर्जी है। जब वो गर्मावट हॉटनेस हमारे हाथ पे लग गया, हमारे हाथ में आ गया, तो हम बोलते हमारे हाथ में क्या है? इंटरनल एनर्जी है। लेकिन पानी की गर्मावट पानी में से निकल के जब हमारे हाथ में जा रही थी, हमको दिखती नहीं, जा रही थी, तो जाते जाते जब वो रास्ते में थी, मान लो किसी को दिख गई तो किसी ने बोला वो हीट जा रही, वो गर्म पानी में से निकल के वो देख अंसार सर के हाथ में जा रही, तो जाते समय रास्ते में दिखी तो उसको हीट बोलते हैं। और जब वो किसी चीज में चली जाती है, जमा हो जाती किसी चीज में जाके, तो हीट नहीं बोलते, इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आई? तो मेरे हाथ में बहुत सारी इंटरनल एनर्जी थी और जैसे ही मैंने आइस को रखा अपने हाथ पे तो मेरे हाथ में की इंटरनल एनर्जी हीट बन के आइस में गई और आइस में जाने के बाद क्या बन गई? इंटरनल एनर्जी बन गई। जब तक मेरे हाथ में थी तो भी इंटरनल एनर्जी थी, आइस में जाने के बाद आइस में भी वो इंटरनल एनर्जी ही बन गई, लेकिन जाते समय गई तो उसको क्या वर्ड यूज करते हैं? हीट एनर्जी बोलते हैं। ये चीजें आपको जनरली 10th क्लास में नहीं समझाया जाएगा, है ना? इसीलिए आपके दिमाग को थोड़ा धक्का भी लगाऊंगा समझने में, लेकिन समझा क्या? पक्का? हाँ, तो चलो केमिस्ट्री पे वापस आते हैं। कहीं के कहीं भटक जाते हैं हम लोग। अब हीट और टेम्परेचर वगैरह सब चीजें बहुत बाद में पढ़ेंगे और बहुत मजेदार चीजें एक से एक दिमाग वाली। तो मुझे ये बताओ, गर्म टेम्परेचर वाला रिएक्शन जल्दी होगा डिकम्पोजिशन या ठंडे वाला? गर्म वाला। अब लास्ट है कैटलिस्ट, लास्ट फैक्टर है कैटलिस्ट। ये पढ़ने के बाद आपकी छुट्टी होने वाली है। 10 मिनट्स आर लेफ्ट, 5 मिनट्स में पढ़ाऊंगा और 5 मिनट्स पहले छुट्टी दूंगा। कैटलिस्ट, ये वर्ड कैटलिस्ट साइंस 1 चैप्टर नंबर 9 में फिर से आएगा। साइंस 1 चैप्टर नंबर 9 में फिर से ये वर्ड कैटलिस्ट आने वाला है। तो सुनो कैटलिस्ट क्या होता है। एक मिसाल दे रहा हूं आपको, हालांकि उतनी अच्छी मिसाल एग्जांपल नहीं है। मिस्टर ए और मिस्टर बी में कभी रिएक्शन ही नहीं होती, झगड़ा ही नहीं होता, तो मिस्टर सी जाएगा, खुद झगड़े में भाग नहीं लेगा, ए और बी को भिड़ा देगा, झगड़ा लगा देगा उनके बीच में, खुद वैसे ही रहेगा सेफ। तो हम मिस्टर सी को बोलेंगे ये कैटलिस्ट है। तो अ केमिकल सब्सटेंस which increases the speed of chemical reaction between two other chemical reactants without itself participating in the reactant is a catalyst। बुक में दिया है, बुक में इजी डेफिनेशन दी, मैं तो बहुत घुमा फिरा के बोलता हूँ। देखो बुक क्या बोलती है, the substance in whose presence the rate of chemical reaction changes। the chemical substance, ऐसा chemical substance जिसकी मौजूदगी में, जिसके प्रेजेंट रहने से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होती है, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन जल्दी हो जाती है रिएक्शन, विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट, और उसको खुद में कोई केमिकल चेंज नहीं आता, वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता, दूसरों को भिड़ा देता, खुद अलग थलग रहता चुपचाप, है ना? तो उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। अब एग्जांपल क्या है, तो वहां देखो पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ये केमिकल का नाम लिखना चाहिए, पोटेशियम क्लोरेट। और इसमें क्या करके देखे लोगों ने मालूम है, टेम्परेचर बढ़ा के देखे कि इसका डिकम्पोजिशन होता क्या। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी इसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से इसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ। हालांकि हमने पहले क्या पढ़े थोड़ी देर पहले, टेम्परेचर बढ़ाने से जल्दी से कोई भी केमिकल का ब्रेकअप होकर दूसरे प्रोडक्ट बन जाते हैं, लेकिन इसको हीट करने पर भी, इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर भी ये रिएक्शन जल्दी नहीं होती, असर ही नहीं पड़ता। उसके अलावा हमने पार्टिकल्स के साइज भी छोटे करके देखे तो भी ये रिएक्शन जल्दी नहीं होती। लेकिन इसमें अगर हम एक केमिकल डाल दे MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, जो कि कैटलिस्ट का काम करता है,
तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है और हमको मिलता है पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज। यह है पोटेशियम क्लोराइड। हाँ पोटेशियम, सही पढ़ रहा हूं मैं? वो गूगली से पूछना, गूगल। पोटेशियम क्लोरेट टूटता है और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है, लेकिन इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता। पार्टिकल्स का साइज छोटा करने पर भी रिएक्शन जल्दी नहीं होती, लेकिन कैटलिस्ट मिलाने से बहुत जल्दी हो जाती है। और चैप्टर नंबर 9 में क्या रिएक्शन आने वाली है? हाँ, चैप्टर नंबर 9 में जो रिएक्शन आने वाली है वो मैं आपको हिंदी में लिख देता, नहीं इंग्लिश में लिखता। वेजिटेबल ऑयल, यह है वेजिटेबल ऑयल, तेल, सोयाबीन का तेल, दुकान से खरीदा हुआ वेजिटेबल ऑयल, सोयाबीन का तेल, और इसमें हम हाइड्रोजन गैस पास किए, हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन, ये वाली मिटाता हूं, टेक्स्ट बुक में दिए ना वो। So this reaction, vegetable oil plus hydrogen gas, is called hydrogenation of oils. Hydrogenation यानी हाइड्रोजन मिला रहे, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, वेजिटेबल ऑयल सोयाबीन का तेल, उसमें हाइड्रोजन गैस पास की हमने और टेम्परेचर रखे 60 डिग्री सेल्सियस, और कैटलिस्ट के तौर पर हमने यूज किए निकल मेटल। निकल एक मेटल का नाम है, और निकल मेटल के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े यूज किए हमने। खर्रे में जैसे सुपारी होती है ना, वैसे। मैं खर्रा नहीं खाता, लोगों को देखा है मैंने, इसलिए। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स लेते हैं निकल मेटल के और ये तेल में डाल देते हैं, सोयाबीन तेल में, और हाइड्रोजन गैस पास करते हैं ऊपर से। तो हाइड्रोजन गैस, अब ये क्या होता है वगैरह वो सब बाद में समझेंगे। ये अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाले होते हैं, डबल ट्रिपल, और उधर सिंगल बॉन्ड वाले बन जाते हैं, वो सब मैं चैप्टर 9 में समझाऊंगा। तो हाइड्रोजन गैस अगर तेल में डाल दिया जाए तो यहाँ प्रोडक्ट मिलता। अगर निकल मेटल नहीं मिलाया जाए तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होती, और निकल मेटल के टुकड़े, सिर्फ टुकड़े, निकल एक मेटल है और मेटल के सिर्फ टुकड़े टुकड़े इसमें डाल दिए तो रिएक्शन जल्दी हो जाती, और रिएक्शन होने के बाद बन जाता है वनस्पति घी। वनस्पति घी हिंदी लैंग्वेज में वनस्पति यानी झाड़ पेड़, हाँ, और वनस्पति घी को अपन लोग कहते हैं डालडा। डालडा समझते हैं ना? हाँ, डालडा होता है, तो डालडा बन जाता है। सेहत के लिए तेल ज्यादा हानिकारक है, ये डालडा, डालडा ज्यादा हानिकारक है, ये सैचुरेटेड। तो वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन गैस पास किए और अगर कैटलिस्ट यूज किए, निकल कैटलिस्ट, तो ये रिएक्शन जल्दी होती है और डालडा जल्दी से बन जाता। बात समझ में आ रहा है? तो कैटलिस्ट, और जब डालडा बन जाता है तो डालडा को थोड़ा गर्म करके पिघला देते और उसको छन्नी से छान लेते, तो डालडा छन्नी में से निकल जाता, और जो निकल मेटल के टुकड़े हैं वो टुकड़े अलग निकल जाते और वैसे के वैसे ही रहते, उस पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। अब आप सोचोगे निकल मेटल के टुकड़े तेल में डालने से रिएक्शन क्यों जल्दी होगी? हालांकि निकल मेटल ने तो केमिकल रिएक्शन में भाग ही नहीं लिया, वो तो वैसे के वैसे जैसे टुकड़े डाले थे वैसे के वैसे सभी टुकड़े निकल गए इधर, है ना? तो इससे क्या हुआ? ये आपको पढ़ाया जाएगा 11th-12th की केमिस्ट्री में। एडसॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। एबी एब्सॉर्प्शन नहीं, एडी एब्सॉर्प्शन, एडी फॉर दिल्ली, एब्सॉर्प्शन, वो सब अभी हमको नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है, हम चिंता नहीं लेंगे उसका। तो छुट्टी हो गई, अब आप लोग घर जा सकते हो। प्लीज क्लोज दिस वीडियो।